नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं भरतपुर का जाट राजवंश। और ये क्लास शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड में 3200 पोस्ट है और सेकंड ग्रेड में 6500। तो अच्छी तरह से तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भरतपुर का जाट राजवंश। इनका प्रारंभ कैसे हुआ था? जाट विद्रोह का प्रारंभ औरंगजेब की नीतियों के फलस्वरूप 1669 ईस्वी में मथुरा में गोकुल जाट के नेतृत्व में जाट विद्रोह शुरू हुआ। गोकुल की मृत्यु के बाद राजा राम ने जाटों का नेतृत्व संभाला। मनुष्य के अनुसार राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था। और भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन माना जाता है। चूड़ामन 1695 से लेकर 1721 ईस्वी मथुरा और आगरा के मुगल इलाकों में लूट मार कर मुगल शक्ति को कमजोर किया। सांक, उज्जैन, सोगर, कासोट में छोटे दुर्ग और धून में एक सुदृढ़ दुर्ग बनवाया। मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश विशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने भेजा, परंतु वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। 1707 ईस्वी में जाजू के युद्ध में चूड़ामन ने मुअज्जम का साथ दिया और आजम की पराजित सेना को लूटा। बहादुर शाह ने उसे 1500 जात व 500 सवार का मनसब दिया एवं राव बहादुर की उपाधि और खिल्लत से सम्मानित किया। दिल्ली आगरा शाही मार्ग पर नियंत्रण का दायित्व उसे सौंपा गया। सिखों के विरुद्ध मुगल अभियान में उसने भाग लिया था। जहांदार शाह के समय शाही राजमार्गों को फिर से लूटना उसने शुरू कर दिया था। फर्रुखसियर ने उसे माफी देकर बारामुल्ला से सिकंदरा तक शाही मार्ग की राहदारी वसूलने का अधिकार दिया। बाद में फिर लूटमार उसने शुरू कर दी, जिसके कारण फर्रुखसियर ने 1718 ईस्वी में जय सिंह को उसे दबाने के लिए भेजा, परंतु जय सिंह असफल रहा। फर्रुखसियर ने उसे फतेह सिंह की उपाधि दी थी और 1721 ईस्वी में विष पीकर आत्महत्या कर ली थी चूड़ामन ने। इसकी विशेषताएं देखें तो योग्य नेता, कुशल राजनीतिज्ञ, अभूतपूर्व संगठन क्षमता, विलक्षण बुद्धि और रण चातुर्य इसके अंदर विद्यमान थे। जाट आंदोलन को संजीवनी प्रदान की, मुगल दरबार में सैयद बंधुओं का साथ दिया। कानूनगो के अनुसार असफल देशभक्त और सफल विद्रोही, मराठों की चालाकी और राजनीतिक दूरदर्शिता का अनुपम सहमिश्रण। और भरतपुर राज्य का निर्माता। उसके बाद आते हैं बदन सिंह। दिसंबर 1722 से लेकर 1756 ईस्वी चूड़ामन के भाई भाव सिंह का पुत्र था। ये चूड़ामन के पुत्र मोहकम सिंह ने उसे कैद किया, लेकिन वह मुक्त होकर सवाई जय सिंह के पास चला गया। जय सिंह ने थून के किले पर अधिकार करने के बाद बदन सिंह को जाटों का नेता स्वीकार किया और बृजराज की उपाधि दी। बदन सिंह ने डींग को निवास बनाया, जहां सुदृढ़ गढ़, सुंदर जल महल और बाग बगीचे बनवाए। डींग, कुम्हेर, भरतपुर और वेर के दुर्गों का निर्माण करवाया। जय सिंह के आगरा का सूबेदार बनने पर दिल्ली, आगरा और जयपुर के शाही मार्गों की रक्षा का कार्य सौंपा गया। 1730 ईस्वी में मेवात क्षेत्रों में मेवों का दमन कर जय सिंह को प्रसन्न किया। बदन सिंह शांतिप्रिय शासक था। जाट कछवा मैत्री स्थापित कर राज्य का इसने विस्तार किया था। 1730 ईस्वी के बाद जाट राज्य का विस्तार और प्रबंधन सूरजमल के नेतृत्व में हुआ। 1756 ईस्वी में डींग में बदन सिंह की मृत्यु हो गई।
उसके बाद आते हैं सूरजमल 1756 से लेकर 1763 ईस्वी। बदन सिंह का पुत्र था और उत्तराधिकारी भी था। सेना का नेतृत्व बदन सिंह के समय से ही संभाला था इसने। भरतपुर में नवीन गढ़ बनवाकर उसे राजधानी बनाया। जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति अपनाई। 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ा, लेकिन सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से नाराज होकर मराठों का साथ छोड़ा और भरतपुर लौट आया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को शरण और सहायता दी। 1763 ईस्वी में रुहेलों के विरुद्ध युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी विशेषताएं देखें तो बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ, सूरवीर, शिष्ट और सभ्य थे ये। सद्व्यवहार के लिए प्रशंसा की जाती है इनकी, पर डर का भाव भी था। लोग इनके सद्व्यवहार की प्रशंसा भी करते थे, परंतु लोग इनके व्यवहार इनसे डरते भी थे। जाट जमींदारों को संगठित कर सुव्यवस्थित और सुसंगठित राज्य स्थापित किया। समकालीन शासक उसकी शक्ति का लोहा मानते थे। सेना में केवल जाट सैनिक, कोई विदेशी सैनिक नहीं थे। इनकी सेना में केवल जाट सैनिक ही थे, कोई विदेशी सैनिक नहीं था। शिक्षा और साहित्य के प्रति असीम अनुराग था, इसलिए इन्हें जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। उसके बाद आते हैं जवाहर सिंह 1763 से लेकर 1768 ईस्वी। ये सूरजमल के पुत्र थे। 1763 ईस्वी में भरतपुर के शासक बने। 1764 ईस्वी में मल्हार राव होलकर की सहायता से रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को पराजित किया। होलकर सिख सैनिक और स्वयं के सेनापति द्वारा नजीबुद्दौला से मित्रता का दबाव बनाए जाने पर नाराज होकर अपने राज्य में लौट आए। अपने सरदारों पर बल प्रयोग कर जेल में डाला और धन वसूल किया उनसे। जवाहर सिंह ने अपनी सेना में विदेशी सैनिक भी भर्ती किए। फ्रेंच समरू और रेने मादे को सैनिक कमांडर नियुक्त किया। 1766 ईस्वी में होलकर को पराजित कर धौलपुर पर अधिकार किया और 1767 ईस्वी में मांडवा के युद्ध में कछवाओं से पराजित हुए और 1768 ईस्वी में इनकी हत्या हो गई। उसके बाद आते हैं रणजीत सिंह 1775 से लेकर 1805 ईस्वी। जवाहर सिंह की मृत्यु के बाद रतन सिंह शासक बने। 1769 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। रतन सिंह की हत्या की गई। उसके बाद रतन सिंह के अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। नवल सिंह और रणजीत सिंह में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जो कि रतन सिंह के भाई थे। 1775 ईस्वी में रणजीत सिंह शासक बने। सितंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक के साथ इनकी संधि हुई थी। संधि के अनुसार अंग्रेज रणजीत सिंह पर आक्रमण नहीं करेंगे और अंग्रेजी राज्य पर हमला होने पर रणजीत सिंह सहायता देगा और भरतपुर पर हमला होने पर अंग्रेज सहायता देंगे। जनवरी 1804 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने इस संधि की पुष्टि की थी, लेकिन अक्टूबर 1804 ईस्वी में रणजीत सिंह ने होलकर का साथ देकर अंग्रेजों के विरुद्ध होलकर का साथ देकर संधि तोड़ी, तो अंग्रेजों ने भरतपुर का घेरा डाला, लेकिन किला जीतने में वे असफल रहे। अप्रैल 1805 में भरतपुर ने होलकर का साथ छोड़कर अंग्रेजों से पुनः संधि की। उसके बाद आते हैं रणधीर सिंह 1805 से लेकर 1823 ईस्वी। 1814 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से मुलाकात हुई थी इनकी। इन्होंने नेपाल युद्ध, पिंडारियों के दमन और मराठों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाइयों में अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके बाद आते हैं बलवंत सिंह 1825 से लेकर 1853 ईस्वी। 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली बार भरतपुर के लोहागढ़ किले पर अधिकार किया। उसके बाद आते हैं जसवंत सिंह 1853 से लेकर 1893 ईस्वी। यह नाबालिग होने के कारण शासन पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के हाथ में था। भरतपुर का जनमानस क्रांति के पक्ष में था, तो मॉरिसन को भरतपुर को छोड़ना पड़ा। 1879 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के साथ नमक समझौता हुआ।
राम सिंह की बात करें तो 1893 से लेकर 1900 ईस्वी। 1897 ईस्वी में पूर्वी राजपुताने के राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट कार्यालय धौलपुर से भरतपुर स्थानांतरित किया गया। 1900 ईस्वी में आबू में निजी सेवक की हत्या के अपराध में इन्हें शासन से हटाया गया। उसके बाद आते हैं किशन सिंह 1900 से लेकर 1929 ईस्वी। शासनाधिकार से पहले भरतपुर की सेना का उपयोग सोमालीलैंड, तिब्बत और प्रथम विश्व युद्ध में किया। 1918 ईस्वी में शासनाधिकारी ने प्राप्त हुए राज्य के आधुनिकीकरण के प्रयास किए, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के हस्तक्षेप से इनमें मतभेद हुआ और 1928 ईस्वी में पीजी मैकेंजी को दीवान नियुक्त किया। वित्त और प्रशासन के समस्त अधिकार पीजी मैकेंजी को सौंप दिए गए। उसके बाद आते ब्रिजेंद्र सिंह 1929 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी। भरतपुर के अंतिम जाट शासक 31 जुलाई 1947 को अधिमिलियन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ जाट राजवंश कंप्लीट होता है। आप देख लेते हैं अन्य वंशों के बारे में। यादव वंश की बात करें तो ये चंद्रवंशी यादवों का शासन राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर और करौली में था। करौली के विजयपाल ने 1040 ईस्वी में विजय मंदिर गढ़ बनवाया। तहनपाल ने तवनगढ़ का निर्माण किया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद कुछ यादव बयाना से तिजारा और अलवर के आसपास बस गए। उसके बाद आते चावड़ा वंश। राजस्थान में भीनमाल में चावड़ों का राज्य था। 914 ईस्वी के धरनी वराह के दान पत्र में चावड़ों की उत्पत्ति भगवान शंकर के चाप यानी धनुष से मानते हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें परमारों या गुर्जरों की शाखा मानते हैं। कर्नल टोड ने इन्हें सीथियन माना है। अभियन ने 641 ईस्वी में भीनमाल को गुर्जर राज्य की राजधानी बताया और शासक को क्षत्रिय कहा। 739 ईस्वी के कलचूरी दानपत्र में अरब आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिससे चावड़ों की शक्ति कमजोर हुई और प्रतिहारों ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया। उसके बाद योधेय वंश। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में योधेयों का जांगल देश, जिसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर क्षेत्र आते में निवास उल्लेखित है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पूर्व और उत्तरी भाग में प्रारंभिक अधिवासन था। विजयगढ़ के किले से प्राप्त खंडित लेख में योधेयों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं नागवंश। अही छतरपुर, नागौर के आसपास केंद्रित शासन था इनका। 791 ईस्वी के शेरगढ़ कोटा शिलालेख में 4 शासक बिंदुनाग, पद्मनाग, सर्वनाग और देवदत्त का उल्लेख मिलता है। सामंत देवदत्त ने कोशवर्धन पर्वत के पूर्व में बौद्ध चैत्य बनवाया। उसके बाद आते हैं लास्ट है हमारा बरीक वंश। बरीक वंश है जो बयाना और आसपास के क्षेत्रों में शासन था इनका। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।